जय हिंद मित्रों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। मित्रों, यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 की परीक्षा बहुत करीब में आ गई है और उस क्रम में आप लोगों को टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक का मैराथन क्लास दिया जा रहा है। आज आप लोग संपूर्ण इकोनॉमिक्स देखेंगे 200 प्रश्नों में मित्रों, इससे बाहर कुछ नहीं है। एक नज़र सब कुछ कवर सीरीज है आप लोगों की। अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न क्या कह रहा है मित्रों? पहला प्रश्न कह रहा है कि स्वतंत्र भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1948 में या 1949 में या 1950 में या फिर 1951 में? तो मित्रों, योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है मित्रों कि योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष क्या जवाहरलाल नेहरू थे, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या फिर सी.डी. देशमुख? कौन थे मित्रों? तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष, आपको पता है योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी। तो ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है मित्रों कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? 1948 से 53 में, या 1950 से 55 तक, या 1951 से 1956 तक, या 1952 से 1957 तक? तो मित्रों, योजना आयोग की स्थापना 1950 में होती है, लेकिन जो प्रथम योजना आयोग था, प्रथम पंचवर्षीय योजना, ये होता है 1951 से 1956 तक। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है मित्रों, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? औद्योगिकीकरण, या कृषि विकास, या ऊर्जा विकास, या फिर शिक्षा विकास? तो मित्रों, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था, इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि विकास। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है मित्रों कि हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ हुई? कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति प्रारंभ हुई थी? तृतीय, या फिर चतुर्थ, या फिर पंचम, या फिर द्वितीय? तो मित्रों, पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो जो हरित क्रांति थी ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुआ था। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है मित्रों कि गाडगिल योजना किस पंचवर्षीय योजना से जुड़ी है? तृतीय योजना, या द्वितीय योजना, या चतुर्थ योजना, या फिर पंचम योजना? गाडगिल योजना कौन से पंचवर्षीय योजना से जुड़ी है मित्रों? तो प्रश्न संख्या 6 के लिए यानी कि चतुर्थ योजना से ही गाडगिल योजना जुड़ी हुई है। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है मित्रों कि भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? कृषि था, या उद्योग था, या परिवहन था, या फिर ऊर्जा था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है मित्रों, और पहला पंचवर्षीय योजना कृषि को समर्पित था और द्वितीय पंचवर्षीय योजना उद्योग को समर्पित था। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है मित्रों कि महालनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित था? प्रथम योजना से, या द्वितीय योजना से, या तृतीय योजना से, या फिर पंचम योजना से? महालनोबिस की बात हो रही है मित्रों, और जो महालनोबिस मॉडल था ये द्वितीय योजना से संबंधित था। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है मित्रों कि हिंद चीन युद्ध का प्रभाव किस पंचवर्षीय योजना पर पड़ा? तृतीय पंचवर्षीय योजना, या फिर द्वितीय पंचवर्षीय योजना, या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, या फिर पंचम पंचवर्षीय योजना? हिंद और चीन के युद्ध की बात हो रही है मित्रों, और हिंद चीन
युद्ध का जो प्रभाव था ये पड़ा था तृतीय पंचवर्षीय योजना पर। ये आपका ए वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य था स्थिर मूल्य और विकास था, या आत्मनिर्भरता और स्थायित्व था, या फिर गरीबी उन्मूलन था, या फिर रोजगार वृद्धि था। क्या था मित्रों? तो चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य आत्मनिर्भरता और अस्थायित्व था। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है मित्रों कि पंचम पंचवर्षीय योजना का नारा क्या था? पांचवी पंचवर्षीय योजना का नारा क्या था मित्रों? गरीबी हटाओ, या हर घात को काम, या फिर आत्मनिर्भर भारत, या हरित क्रांति। तो मित्रों प्रथम पंचवर्षीय योजना का नारा था गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ पंचम पंचवर्षीय योजना का नारा था। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है मित्रों कि रोलिंग प्लान किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ किया गया था? लाल बहादुर शास्त्री, या फिर इंदिरा गांधी, या फिर मोरारजी देसाई, या फिर राजीव गांधी। तो मित्रों जब मोरारजी देसाई की सरकार आती है तो ये पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके रोलिंग प्लान लाते हैं हर वर्ष के लिए, इसलिए सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है मित्रों कि 1980-85 की योजना किस नाम से जानी जाती है? 80 से 85 की योजना पंचम योजना, या छठवीं योजना, या फिर रोलिंग प्लान, या पर्सपेक्टिव प्लान। कौन सी योजना के नाम से जानी जाती है मित्रों? तो 80 से 85 के बीच की योजना को छठी योजना के नाम से जानते हैं। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है मित्रों कि छठी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन, या फिर औद्योगिकीकरण, या हरित क्रांति, या आत्मनिर्भरता। तो मित्रों छठी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है मित्रों कि सातवीं पंचवर्षीय योजना का काल था 1980 से 85, या 1985 से 90, या 1990 से 95, या 1975 से 80। तो मित्रों सातवीं पंचवर्षीय योजना छठवीं थी 80 से 85 और सातवीं थी 85 से 90। 1985 से 90 बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 और 16 से पहले मित्रों सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और ज़ोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए और सबको बता दीजिए कि आज इकोनॉमिक्स जो कि एक कठिन विषय है इसका महत्वपूर्ण 200 प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। सातवीं पंचवर्षीय योजना का नारा था। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना का नारा था। तो कौन सा नारा था मित्रों? रोजगार उत्पादन एवं उत्पादकता, या गरीबी हटाओ, या आत्मनिर्भरता, या फिर सामाजिक न्याय। तो मित्रों क्या था? सातवीं पंचवर्षीय योजना का नारा था रोजगार उत्पादन एवं उत्पादकता। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है आठवीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष आरंभ हुई? 1990 में, या 1991 में, या 1992 में, या फिर 1993 में। आठवीं पंचवर्षीय योजना कह रहा है मित्रों आठवीं पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी 1992 में। सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था। क्या था मुख्य लक्ष्य? मानव विकास, या रोजगार, या गरीबी हटाना, या फिर औद्योगिकीकरण। तो मित्रों आठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था मानव विकास। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है
कि भारत में योजना आयोग को कब समाप्त कर दिया गया? 2012 में या 2014 में या 2015 में या फिर 2016 में? तो मित्रों, भारत में योजना आयोग को समाप्त किया गया है 2015 में। और यहाँ से क्या शुरू हुआ है? यहाँ से नीति आयोग शुरू हुआ है, नीति आयोग। तो पंचवर्षीय योजना को यहाँ से समाप्त कर दिया गया मित्रों। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था की स्थापना की गई? नीति आयोग या फिर आर्थिक आयोग या विकास आयोग या वित्त आयोग? तो मित्रों, पंचवर्षीय योजना के स्थान पर अभी मैंने इस प्रश्न के पहले वाले में ही आपको बता दिया है कि नीति आयोग की स्थापना की गई है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है मित्रों, पंचवर्षीय योजनाओं में कमांडिंग हाइट्स की अवधारणा किसने दी थी? कमांडिंग हाइट्स की अवधारणा किसने दिया मित्रों? जवाहरलाल नेहरू ने या फिर इंदिरा गांधी ने या राजीव गांधी ने या पीवी नरसिम्हा राव ने? तो मित्रों, इसकी संकल्पना यानी कि कमांडिंग हाइट्स की संकल्पना दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है मित्रों कि राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान लगाने वाले कौन थे? BK राव या दादा भाई नौरोजी या फिर महालनोबिस या जॉन मैथ्यू? तो मित्रों, राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान लगाने वाले थे दादा भाई नौरोजी। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है मित्रों कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति भारत में कब अपनाई गई? 1948 में या 1950 में या 1956 में या फिर 1961 में? तो मित्रों, मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति अपनाई गई है 1956 में। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है मित्रों कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 का प्रमुख उद्देश्य था। प्रमुख उद्देश्य क्या था मित्रों? निजीकरण था या फिर सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार या विदेशी निवेश या फिर कृषि सुधार? जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 था मित्रों, इसका उद्देश्य था सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है कि भारत में द्वितीय औद्योगिक नीति कब घोषित किया गया? 1948 में या 1956 में या 1977 में या 1980 में? तो मित्रों, भारत में द्वितीय औद्योगिक नीति 1956 में घोषित किया गया है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है गरीबी हटाओ नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया? गरीबी हटाओ नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया मित्रों? राजीव गांधी ने या इंदिरा गांधी ने या फिर मोरारजी देसाई या लाल बहादुर शास्त्री? तो मित्रों, इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ। बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है मित्रों कि पंचवर्षीय योजना को मदर ऑफ ऑल प्लान्स किसे कहा गया? मतलब कौन सी पंचवर्षीय योजना को मदर ऑफ ऑल प्लान्स कहा गया मित्रों? प्रथम योजना या द्वितीय योजना या तृतीय योजना या फिर चतुर्थ योजना? तो मित्रों, जो प्रथम योजना है इसे मदर ऑफ ऑल प्लान्स कहा गया। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है मित्रों ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? मतलब सामाजिक न्याय का विकास कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था मित्रों? 7वीं या 6वीं या 8वीं या फिर 9वीं? तो मित्रों, ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस उद्देश्य था
किसका? 7वीं पंचवर्षीय योजना का। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है मित्रों कि पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल किस देश से प्रेरित था? अमेरिका से, या ब्रिटेन से, या सोवियत संघ से, या फिर चीन से? कहाँ से था मित्रों? तो पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल सोवियत संघ से प्रेरित था। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर लक्षित थी। राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर कितना लक्ष्य था मित्रों प्रथम पंचवर्षीय योजना में? 2.1%, या 3.6%, या फिर 5.0%, या फिर 4.2%? कितना था मित्रों? तो इसमें 2.1% था लक्ष्य राष्ट्रीय आय का प्रथम पंचवर्षीय योजना में। प्रश्न संख्या 31 और 31 से पहले मित्रों एक बार आप लोग क्लास को ज़ोरदार तरीके से लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। 31 नंबर कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन, या वर्मा स्वामी, या फिर नॉर्मन बोरलॉग, या पंडित नेहरू? तो मित्रों यहाँ पूछा गया है भारत में, और भारत में हरित क्रांति का श्रेय जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। तो ए वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। और अगर यही चीज़ पूछा जाता कि विश्व में श्रेय किसे दिया जाता है, तब आपका उत्तर हो जाता नॉर्मन बोरलॉग। प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 कह रहा है मित्रों कि हरित क्रांति मुख्यतः किन फसलों से संबंधित थी? गेहूं और धान से, या फिर गन्ना और कपास से, या फिर ज्वार और बाजरा से, या दलहन से? तो मित्रों हरित क्रांति मुख्यतः गेहूं और धान से संबंधित थी। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 कह रहा है मित्रों फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को, या नॉर्मन बोरलॉग, या राजकृष्ण, या मोहन सिंह मेहता? तो मित्रों अगर हम बात करेंगे फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब कि हरित क्रांति के जनक, तो वैश्विक हरित क्रांति के जनक की बात होगी नॉर्मन बोरलॉग की होगी। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 कह रहा है मित्रों कि भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिला? कौन से भारतीय क्षेत्र को सर्वाधिक हरित क्रांति का लाभ मिला मित्रों? पूर्वी भारत, या दक्षिण भारत, या उत्तर पश्चिम भारत, या फिर उत्तर पूर्व भारत? तो मित्रों सबसे ज़्यादा लाभान्वित हुआ है उत्तर पश्चिम भारत। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35 कह रहा है कि हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादन घटा, या खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा, या मृदा उर्वरक क्षमता बढ़ी, या फिर रोजगार घटा है? तो मित्रों हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36 कह रहा है मित्रों ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? किससे संबंधित है मित्रों? बाढ़ नियंत्रण से, या दुग्ध उत्पादन से, या हरित क्रांति, या नदी परियोजना? तो मित्रों जो ऑपरेशन फ्लड है, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37। प्रश्न संख्या 37 कह रहा है मित्रों कि श्वेत क्रांति का संबंध है मछली उत्पादन, या दूध उत्पादन, या गेहूं उत्पादन, या फिर ऊर्जा उत्पादन? तो मित्रों श्वेत क्रांति का जो संबंध है यह है दूध उत्पादन से। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38। प्रश्न संख्या 38 कह रहा है मित्रों कि ऑपरेशन फ्लड का प्रारंभ कब हुआ? मतलब दुग्ध उत्पादन का प्रारंभ कब हुआ था? 1962 में,
या 1965 में या 1970 में या 1975 में? तो मित्रों ऑपरेशन फ्लड का आरंभ हुआ था 1970 में। सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39। प्रश्न संख्या 39 कह रहा है मित्रों कि ऑपरेशन फ्लड का श्रेय किसे दिया जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन या वर्गीज कुरियन या विक्रम साराभाई या फिर मोरारजी देसाई? तो मित्रों ऑपरेशन फ्लड का जो श्रेय है वो दिया जाता है वर्गीज कुरियन को। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 कह रहा है मित्रों कि फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन कहलाते हैं। फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन किसे कहते हैं? यानी कि सफ़ेद श्वेत क्रांति के जनक। एम.एस. स्वामीनाथन या वर्गीज कुरियन या नॉर्मन बोरलॉग या फिर पी.सी. महालनोबिस? तो मित्रों फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन कहलाते हैं वर्गीज कुरियन। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41। प्रश्न संख्या 41 कह रहा है कि आनंद मॉडल किससे संबंधित है? आनंद मॉडल किससे संबंधित है मित्रों? बता दीजिए। सहकारिता आधारित दुग्ध उत्पादन से या फिर कृषि उत्पादन से या फिर हरित क्रांति से या औद्योगिक नीति से? किससे संबंधित है मित्रों? तो आनंद मॉडल सहकारिता आधारित दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42। प्रश्न संख्या 42 कह रहा है मित्रों कि हरित क्रांति के प्रथम चरण 1967 से 72 में किन राज्यों में सफलता मिली? जो 1967 से लेकर के 72 तक के बीच में कौन से राज्यों को सफलता मिली है मित्रों? पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश या फिर बिहार, झारखंड या फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या तमिलनाडु, केरल? तो मित्रों अगर बात करेंगे हरित क्रांति के प्रथम चरण की तो इसमें सफलता मिली थी पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43। प्रश्न संख्या 43 कह रहा है मित्रों कि hरित क्रांति का दूसरा चरण किस काल में था? अर्थात दूसरा चरण कब से कब तक था? 1973 से 84 तक या फिर 1970 से 78 तक या 1980 से 90 तक या 1985 से 95 तक? तो मित्रों हरित क्रांति का दूसरा चरण 1973 से 84 तक था। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44। प्रश्न संख्या 44 कह रहा है मित्रों कि श्वेत क्रांति से किस प्रकार का विकास हुआ? मत्स्य उद्योग या डेयरी उद्योग या लघु उद्योग या फिर कपड़ा उद्योग? तो मित्रों श्वेत क्रांति से किसका विकास हुआ है? तो श्वेत क्रांति से विकास हुआ है डेयरी उद्योग का। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो अब देखते हैं प्रश्न संख्या 45। प्रश्न संख्या 45 कह रहा है प्रश्न संख्या 45 कह रहा है राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड यानी NDDB की स्थापना कब हुई? 1962 में या 1965 में या फिर 1969 में या 1971 में? तो कब हुआ था मित्रों राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड की स्थापना? ये हुआ था 1969 में। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मित्रों हम लोग 45 क्वेश्चन कर चुके हैं। एक बार फिर से क्लास को सभी लोग लाइक कीजिए और साथ ही साथ सभी लोग शेयर भी करते रहिए। प्रश्न संख्या 46 कह रहा है कि व्हाइट रिवॉल्यूशन का मूल आधार क्या था? मतलब श्वेत क्रांति का मूल आधार क्या था? उन्नत बीज या सहकारी दुग्ध संघ या सरकारी दुग्ध आपूर्ति या फिर विदेशी तकनीकी? तो मित्रों इसमें क्या था? इसमें था सहकारी दुग्ध संघ। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47। प्रश्न संख्या 47 कह रहा है कि हरित क्रांति की आलोचना किस कारण हुई? मतलब कौन से कारण से मित्रों हरित क्रांति की आलोचना हुई थी?
क्षेत्रीय असमानता या पर्यावरणीय प्रभाव या बड़े किसानों को लाभ या फिर उपरोक्त सभी। तो मित्रों इसमें क्या हुआ था, इसमें क्षेत्रीय असमानता भी थी, पर्यावरणीय प्रभाव भी था, बड़े किसानों को लाभ भी था, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48, प्रश्न संख्या 48 कह रहा है ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध है। ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध किससे मित्रों, दुग्ध उत्पादन से या मछली उत्पादन से या जल प्रबंधन से या फिर बाढ़ नियंत्रण से। मित्रों ब्लू रिवॉल्यूशन मतलब नीली क्रांति, और नीली क्रांति है मछली उत्पादन से संबंधित। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49, प्रश्न संख्या 49 कह रहा है कि ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट कब प्रारंभ हुआ, 1969 में या 1970 में या 1971 में या फिर 1972 में। ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट की बात हो रही है मित्रों, और ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट शुरू हुआ था 1970 में। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50, प्रश्न संख्या 50 कह रहा है कि भारत में दुग्ध उत्पादन के लिए कौन सा राज्य अग्रणी है, पंजाब या उत्तर प्रदेश या गुजरात या फिर राजस्थान। दुग्ध उत्पादन के लिए अग्रणी राज्य, पहला राज्य कौन सा है मित्रों, तो ये अपना उत्तर प्रदेश है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51, प्रश्न संख्या 51 कह रहा है मित्रों कि गोल्डन रिवॉल्यूशन का संबंध है, मतलब स्वर्ण उत्पादन का संबंध किससे है, डेयरी विकास से स्वर्ण क्रांति का, या बागवानी और फल उत्पादन, या मत्स्य उत्पादन, या फिर अनाज उत्पादन। तो मित्रों जो गोल्डन रिवॉल्यूशन है इसका संबंध बागवानी और फल उत्पादन से है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52, प्रश्न संख्या 52 कह रहा है मित्रों कि हरित क्रांति के कारण किस फसल का उत्पादन सर्वाधिक बढ़ा, मतलब सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सी फसल का बढ़ा है मित्रों, गन्ना का या फिर गेहूं या कपास या दलहन। तो मित्रों हरित क्रांति के कारण गेहूं और धान पर ही वृद्धि हुई है, तो यहाँ पर गेहूं है, गेहूं पर उत्पादन सबसे अधिक बढ़ा है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53, प्रश्न संख्या 53 कह रहा है मित्रों कि हरित क्रांति का सामाजिक प्रभाव क्या रहा, मतलब समाज पर हरित क्रांति का कौन सा प्रभाव रहा है मित्रों, अमीर गरीब का अंतर बढ़ गया, या ग्रामीण पलायन घटा है, या खाद्यान्न का निर्यात घटा है, या फिर बेरोजगारी कम हुई है। तो मित्रों हरित क्रांति से अमीर और गरीब का अंतर बढ़ गया है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54, प्रश्न संख्या 54 कह रहा है मित्रों कि ऑपरेशन फ्लड का सबसे बड़ा प्रभाव क्या था, दूध का आयात, या दूध में आत्मनिर्भरता, या विदेशी तकनीकी का उपयोग, या फिर दूध का उत्पादन घटा। तो ऑपरेशन फ्लड का सबसे बड़ा प्रभाव था मित्रों दूध में आत्मनिर्भरता, अर्थात भारत को अब विदेशों से दुग्ध का आयात नहीं करना हुआ। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55, प्रश्न संख्या 55 में कह रहा है मित्रों कि कौन हरित क्रांति के पहले चरण में कौन सा राज्य शामिल नहीं था, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा। तो मित्रों इसमें ओडिशा शामिल नहीं था, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश शामिल थे, तो ओडिशा इसमें शामिल नहीं था। डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56, प्रश्न संख्या 56 कह रहा है मित्रों कि ऑपरेशन फ्लड सेकेंड कब लागू हुआ। तो फर्स्ट का प्रारंभ तो 70 से हो जाता है, अब लागू बात कर रहे हैं सेकेंड का 1975 से 85 में, या 81 से 85 में, या 80 से 85 में, या फिर 85 से 90 में। कब हुआ मित्रों, तो ऑपरेशन फ्लड सेकेंड 1981 से 85 में लागू हुआ। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 57, प्रश्न संख्या 57 कह रहा है मित्रों कि ऑपरेशन फ्लड थर्ड का काल था 1985 से 96 या 87 से 95 या 1990 से 2000 या फिर 1992 से 1997 तक। तो मित्रों ऑपरेशन फ्लड का जो काल थर्ड का काल रहा है ये 1985 से 1996 रहा है। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58, प्रश्न संख्या 58 कह रहा है मित्रों कि हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? औद्योगिकीकरण या खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना या शिक्षा विकास या रोजगार सृजन। तो मित्रों हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59, प्रश्न संख्या 59 कह रहा है मित्रों कि सिल्वर रिवॉल्यूशन का संबंध किस है, मतलब रजत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से या अंडा उत्पादन अर्थात पोल्ट्री से या फिर गेहूं उत्पादन या मत्स्य उत्पादन। तो मित्रों जो सिल्वर रिवॉल्यूशन है इसका संबंध अंडा उत्पादन यानी पोल्ट्री फार्म से है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60, प्रश्न संख्या 60 कह रहा है मित्रों कि ऑपरेशन फ्लड का नारा था, ऑपरेशन फ्लड का नारा क्या था? दूध से समृद्धि या हर घर दूध या फिर दूध की नदी बहे या डेयरी क्रांति। तो मित्रों ऑपरेशन फ्लड का नारा था दूध से समृद्धि। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61 और 61 से पहले मित्रों आप लोगों को करना है क्लास को लाइक और साथ ही साथ क्लास को शेयर जोरदार तरीके से एक बार सभी लोग कर दीजिए। 61 कह रहा है कि भारत में प्रथम बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में या 1955 में या 1969 में या फिर 1980 में। तो प्रथम बार मित्रों 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 62, प्रश्न संख्या 62 कह रहा है मित्रों कि 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 10 का या 12 या फिर 14 या फिर 20। तो मित्रों 1969 में अभी हमने मौखिक बताया था कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63, प्रश्न संख्या 63 कह रहा है कि 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 4 या 5 या फिर 6 या फिर 7। कुल कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ मित्रों? तो 1980 में 5 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है और ये दूसरी बार था राष्ट्रीयकरण बैंकों का। इससे पहले 1969 में कितने? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो चुका था। प्रश्न संख्या 64, प्रश्न संख्या 64 कह रहा है मित्रों कि भारतीय स्टेट बैंक जिसे हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई भी कहते हैं का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1947 में या 1955 में या 1959 में या फिर 1969 में। तो मित्रों भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण 1955 में ही हो गया था। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65, प्रश्न संख्या 65 कह रहा है मित्रों कि राष्ट्रीयकृत बैंकों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था, मतलब राष्ट्रीयकृत बैंकों की स्थापना क्यों की गई मित्रों? विदेशी व्यापार बढ़ाने के लिए या फिर कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु ऋण उपलब्ध कराने के लिए या औद्योगिक क्षेत्र को ऋण देने के लिए या फिर विदेशी पूंजी लाने के लिए। किस लिए हुआ था मित्रों? तो राष्ट्रीयकृत बैंकों की स्थापना का उद्देश्य था कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु ऋण उपलब्ध कराना, यानी कि बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66, प्रश्न संख्या 66 कह रहा है मित्रों कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ?
1935 में, 1947 में, 1948 में या फिर 1949 में। कब हुआ था मित्रों? तो 1949 में ही भारतीय रिजर्व बैंक को राष्ट्रीयकृत किया गया और इसे बहुत सारे अधिकार भी दिए गए थे। डी नहीं बेटा, डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67, प्रश्न संख्या 67 कह रहा है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? अर्थात जब 1969 में हुआ तो उस समय कौन थी? इंदिरा गांधी या फिर लाल बहादुर शास्त्री या मोरारजी देसाई या राजीव गांधी? तो मित्रों, जब बैंकों का राष्ट्रीयकृत हुआ तो उस समय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68, प्रश्न संख्या 68 कह रहा है मित्रों कि 1980 में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या कितनी हो गई थी? जब 14 पहले किए गए, 5 बाद में किया गया 19, और ये 14 था या 20 था या 21 था या फिर 22 था? तो मित्रों, अगर हम लोग देखें तो देखिए 14 तो आपका पहले किया गया और उसके मतलब 1969 में, और आपका 5 किया गया 1980 में, तो 14 5 कितना हो गया? 19 हो गया। और स्टेट बैंक का किया गया था 1955 में ही। और जो आपका, अब देखिए सोचेंगे कि 21, क्योंकि 1949 में ही रिजर्व बैंक का भी हो गया था, लेकिन रिजर्व बैंक को भारत सरकार का बैंक हो गया, उसकी आपको शाखाएं नहीं मिलती हैं और साथ ही साथ हर कस्टमर के लिए नहीं होता है। तो बी वाला विकल्प यानी 20 हो गया था, आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69, प्रश्न संख्या 69 कह रहा है कि भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया था? जमाखोरी रोकने के लिए या जन कल्याण हेतु ऋण उपलब्ध कराने के लिए या विदेशी बैंकों पर रोक लगाने के लिए या निजीकरण बढ़ाने हेतु? किस लिए हुआ था मित्रों? तो जन कल्याण हेतु ऋण उपलब्ध करवाने के लिए क्या किया गया था? बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70, प्रश्न संख्या 70 कह रहा है मित्रों कि किस समिति ने बैंकिंग सुधारों की सिफारिश की थी? कौन सी समिति थी जिसने बैंकिंग सुधारों के लिए सिफारिश किया था? चक्रवर्ती समिति थी या फिर नरसिंगम समिति थी या गाडगिल समिति थी या रंगराजन समिति थी? तो मित्रों, बैंकिंग सुधारों की सिफारिश करने वाली समिति थी नरसिंगम समिति, यानी कि बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 71, प्रश्न संख्या 71 कह रहा है मित्रों कि नरसिंगम समिति का गठन कब हुआ था? 1985 में या 1991 में या 1995 में या फिर 1997 में? तो मित्रों, बैंकिंग सुधारों के लिए नरसिंगम समिति का गठन 1991 में किया गया था। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 72, प्रश्न संख्या 72 कह रहा है मित्रों कि बैंकों में सुधार हेतु बेसल मानक किससे संबंधित है? जो बेसल मानक है वो किससे है? पर्यावरण से या पूंजी पर्याप्तता से या कृषि ऋण से या फिर शेयर बाजार से? तो मित्रों, जो बेसल मानक है ये पूंजी पर्याप्तता से संबंधित है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 73, प्रश्न संख्या 73 कह रहा है मित्रों कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण का सर्वाधिक लाभ किसे मिला? बड़े उद्योगों को या फिर गरीब किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों को या फिर विदेशी व्यापारियों को या निजी क्षेत्र को? किसे मिला मित्रों सबसे ज़्यादा लाभ? तो सबसे ज़्यादा लाभ मिला है गरीब किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों को। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74, प्रश्न संख्या 74 कह रहा है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण का सबसे बड़ा परिणाम था। कौन सा परिणाम था? ऋण प्रवाह ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ा या विदेशी निवेश बढ़ा है या औद्योगिक विकास घटा है
या फिर बेरोजगारी बढ़ी है। तो मित्रों बैंकों के राष्ट्रीयकरण में से ऋण प्रवाह ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ा है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 75। प्रश्न संख्या 75 कह रहा है मित्रों कि लीड बैंक स्कीम कब प्रारंभ की गई। लीड बैंक स्कीम कब से प्रारंभ किया गया है मित्रों। 1969 से या 1975 से या 1980 से या फिर 1985 से। तो मित्रों जो लीड बैंकिंग स्कीम है ये शुरू हुआ है 1969 से। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 76 और 76 से पहले मित्रों एक बार सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए जोरदार तरीके से। आपका एक लाइक और एक शेयर बहुत असीम खुशी देता है मुझे। तो चलिए चलते हैं। कह रहा रीजनल रूरल बैंक्स यानी आरआरबीज की स्थापना कब हुई, जिसको हम लोग ग्रामीण बैंक कहते हैं। जैसे प्रथमा ग्रामीण बैंक है और सारे हैं कई ऐसे। तो इसमें कब शुरुआत हुआ मित्रों। 1972 से या 1975 से या फिर 1978 से या 1980 से। तो मित्रों रीजनल रूरल ग्रामीण बैंक्स की स्थापना हुई है 1975 से। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 77। प्रश्न संख्या 77 कह रहा है मित्रों, प्रश्न संख्या 77 क्या कह रहा है। तो 77 कह रहा है कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का उद्देश्य है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का क्या उद्देश्य है मित्रों। बड़े उद्योगों को बढ़ावा देना या कमज़ोर वर्गों को ऋण देना या विदेशी व्यापार बढ़ाना या पूंजी बाजार को बढ़ाना। तो मित्रों प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कमज़ोर वर्गों को ऋण देना। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 78। प्रश्न संख्या 78 कह रहा है कि बैंकिंग ओम्बड्समैन किस योजना किस वर्ष की लागू की गई। बैंकिंग ओम्बड्समैन ये मित्रों 1985 में या 1990 में या 1995 में या फिर 2006 में। ये योजना कब से लागू किया गया मित्रों। तो ये योजना आपकी शुरू हुई है 1995 से। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 79। प्रश्न संख्या 79 कह रहा है मित्रों कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई। नाबार्ड की स्थापना 1975 में हुआ या 1982 में हुआ या फिर 1985 में हुआ या 1991 में हुआ। तो मित्रों जो नाबार्ड है नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुआ है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 80। प्रश्न संख्या 80 कह रहा है मित्रों कि नाबार्ड का मुख्य कार्य है। मतलब नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है मित्रों। औद्योगिक विकास या कृषि और ग्रामीण विकास हेतु वित्त पोषण या फिर विदेशी मुद्रा नियंत्रण या फिर शेयर बाजार नियमन। तो मित्रों नाबार्ड का मुख्य कार्य है कृषि और ग्रामीण विकास हेतु वित्त पोषण यानी कि बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 81। प्रश्न संख्या 81 कह रहा है मित्रों 1969 में राष्ट्रीयकृत बैंकों की पूंजी सीमा क्या थी। 25 करोड़ से अधिक या 50 करोड़ से अधिक या फिर 100 करोड़ से अधिक या 200 करोड़ से अधिक। जब 1969 में मित्रों राष्ट्रीयकृत बैंक किए गए तो उनकी जो पूंजी सीमा थी वो 50 करोड़ से अधिक होना चाहिए था। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 82। प्रश्न संख्या 82 कह रहा है मित्रों कि 1990 के दशक में किस बैंकिंग सुधार पर सबसे अधिक जोर दिया गया। किस पर दिया गया मित्रों। निजीकरण पर या प्रतिस्पर्धा और उदारीकरण या फिर विदेशी मुद्रा या ऋण माफी। तो मित्रों 1990 के दशक में प्रतिस्पर्धा और उदारीकरण पर सबसे अधिक जोर दिया गया है यानी कि बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 83। प्रश्न संख्या 83 कह रहा है मित्रों
83 क्या कह रहा है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली में एसबीआई एसोसिएट बैंक्स कितने थे। एसबीआई एसोसिएट बैंक्स कितने थे मित्रों? 5 या 6 या 7 या 8। तो मित्रों एसबीआई एसोसिएट बैंकों की संख्या कितनी रही है? 7 रही है। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 84। प्रश्न संख्या 84 कह रहा है कि भारतीय बैंकिंग का राष्ट्रीयकरण किस प्रकार की अर्थव्यवस्था की ओर इशारा करता है? कौन से प्रकार की अर्थव्यवस्था की ओर इशारा करता है मित्रों? पूंजीवादी या फिर समाजवादी या फिर साम्यवादी या मिश्रितवाद? तो मित्रों जो भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है उसके तहत ये मिश्रित अर्थव्यवस्था की ओर इशारा करता है। डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 85। प्रश्न संख्या 85 कह रहा है मित्रों कि डाकघर बचत बैंक किसके अंतर्गत आता है? डाकघर बचत बैंक क्या आरबीआई के अंतर्गत आता है या वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है या निजी बैंक के अंतर्गत आता है या फिर नाबार्ड के अंतर्गत आता है? तो मित्रों डाकघर बचत बैंक वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 86। प्रश्न संख्या 86 कह रहा है मित्रों कि बेसल थर्ड नॉर्म्स किस वर्ष लागू हुए? बेसल थर्ड नॉर्म्स कब से लागू हुआ? 2008 से या 2010 से या फिर 2012 से या 2015 से? तो मित्रों जो बेसल नॉर्म थर्ड नॉर्म्स है ये शुरू हुआ है 2010 से। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 87। प्रश्न संख्या 87 कह रहा है मित्रों कि एनपीएज बैंकों में एनपीएज का अर्थ है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या न्यू पब्लिक अकाउंट या फिर नेशनल प्रोडक्टिव एसेट्स या फिर नन ऑफ दीज। क्या है मित्रों? तो जो बैंकों में एनपीएज है इसका पूरा अर्थ है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 88। प्रश्न संख्या 88 कह रहा है मित्रों कि सरफेसीज एक्ट किससे संबंधित है? मतलब सरफेसीज एक्ट किससे संबंधित है मित्रों? शेयर बाजार से या बैंकों की वसूली से या फिर विदेशी निवेश से या कर सुधार से? तो मित्रों जो सरफेस एक्ट है ये बैंकों की वसूली से संबंधित है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 89। प्रश्न संख्या 89 कह रहा है मित्रों कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का अर्थ है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का क्या अर्थ है? गरीबों को बैंकिंग सेवा से जोड़ना या विदेशी निवेश या फिर पूंजी बाजार सुधार या राजकोषीय घाटा कम करना। मित्रों जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है मतलब कह सकते हैं वित्तीय समावेशन और इसका अर्थ है विदेशी निवेश। किसका है? विदेशी निवेश से है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही। एक मिनट गलत हो गया बेटा, एक मिनट। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब होता है वित्तीय समावेश और वित्तीय समावेश का मतलब है कि गरीबों को बैंकिंग सेवा से जोड़ना। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। हाँ ए वाला सही होगा, बी वाला नहीं लगाना। प्रश्न संख्या 90। प्रश्न संख्या 90 कह रहा है मित्रों प्रधानमंत्री जनधन योजना किससे संबंधित है? ये प्रधानमंत्री जनधन योजना है किस चीज से संबंधित है? कृषि से या फिर बैंकिंग समावेशन या औद्योगिक विकास या फिर कर सुधार? तो मित्रों प्रधानमंत्री जनधन योजना बैंकिंग समावेशन से संबंधित है, इसलिए आपका बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 191 और 191 से पहले मित्रों क्लास को सभी लोग लाइक और शेयर करते रहिए। अभी आपको 110 प्रश्न देखने हैं। एक कह रहा है 1991 के आर्थिक सुधारों को किस नाम से जाना जाता है? हरित क्रांति या फिर उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण
या श्वेत क्रांति या फिर समाजवादी सुधार। तो जो 1991 में मित्रों सुधार हुआ है उसे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी एलपीजी के रूप में जाना जाता है। प्रश्न संख्या 92। प्रश्न संख्या 92 कह रहा है कि 1991 के आर्थिक सुधारों के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। मतलब जब 1991 का आर्थिक सुधार हुआ तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। इंदिरा गांधी या राजीव गांधी या पीवी नरसिम्हा राव या फिर अटल बिहारी वाजपेयी। तो मित्रों उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, यानी सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 93। प्रश्न संख्या 93 कह रहा है कि 1991 के आर्थिक सुधारों के समय वित्त मंत्री कौन थे। मनमोहन सिंह या चिदम्बरम या फिर यशवंत सिन्हा या प्रणब मुखर्जी। तो मित्रों जब 1991 में आर्थिक सुधार हुआ तो उस समय मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 94। प्रश्न संख्या 94 कह रहा है कि 1991 सुधारों के पीछे मुख्य कारण क्या था। कृषि संकट या भुगतान संतुलन संकट या फिर औद्योगिक मंदी थी या राजनीतिक अस्थिरता थी। तो मित्रों उस समय इसका मुख्य कारण था सुधार का भुगतान संतुलन यानी बीओपी संकट था। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 95। प्रश्न संख्या 95 कह रहा है मित्रों कि IMF और विश्व बैंक से ऋण लेने हेतु भारत ने कौन सी नीति अपनाई। कौन सी नीति अपनाई है मित्रों। आत्मनिर्भरता या फिर उदारीकरण या फिर एलपीजी या फिर आयात प्रतिस्थापन। तो IMF और विश्व बैंक से ऋण लेने के लिए भारत ने एलपीजी अपनाई है। मतलब तीनों चीज़ें अर्थात उदारीकरण और वैश्वीकरण और जो भी है, यानी आप लोग कमेंट में बताइए। तीसरा आप लोग बताएंगे। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 96। प्रश्न संख्या 96 कह रहा है मित्रों कि 1991 सुधारों का मुख्य उद्देश्य था। 1991 सुधार का मुख्य उद्देश्य समाजवाद या उदारीकरण और वैश्वीकरण या फिर कृषि आधारित विकास या फिर ग्रामीण विकास क्या था मित्रों। तो 1991 सुधारों का मुख्य उद्देश्य उदारीकरण और वैश्वीकरण था। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 97। प्रश्न संख्या 97 कह रहा है मित्रों डिसइन्वेस्टमेंट का अर्थ है। डिसइन्वेस्टमेंट में क्या है। नए निवेश लाना या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार की हिस्सेदारी बेचना या फिर कृषि में निवेश या फिर विदेशी निवेश रोकना। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है मित्रों कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार की हिस्सेदारी बेचना, यानी बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 98। प्रश्न संख्या 98 कह रहा है मित्रों 1991 सुधारों में सबसे अधिक जोर किस पर था। उद्योग और व्यापार में उद्योगीकरण उदारीकरण या फिर कृषि सुधार था या ग्रामीण विकास था या शिक्षा था। तो मित्रों 1991 में सबसे अधिक जोर उद्योग और व्यापार में उदारीकरण पर था। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 99। प्रश्न संख्या 99 कह रहा है मित्रों कि FDI का पूरा नाम है क्या है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल डायरेक्ट इंस्टीट्यूशन या फॉरेन डेब्ट इन्वेस्टमेंट या फिर फॉरेन डोमेस्टिक इनकम। तो मित्रों FDI का फुल फॉर्म फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 100। प्रश्न संख्या 100 कह रहा है मित्रों कि 1991 सुधारों के बाद भारत में किस क्षेत्र का विस्तार हुआ। कौन से क्षेत्र का हुआ। निजी क्षेत्र का या फिर सार्वजनिक क्षेत्र का या केवल कृषि का या केवल उद्योग का। तो मित्रों 1991 सुधारों के बाद में
भारत के निजी क्षेत्र का विकास हुआ है। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 101 कह रहा है NEP 1991 का तात्पर्य है। NEP 1991 का फुल फॉर्म क्या है मित्रों? नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी, या फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, या फिर नेशनल एक्सपोर्ट पॉलिसी, या फिर न्यू एनवायरमेंटल पॉलिसी। NEP पूछ रहा है मित्रों, और NEP का मतलब होता है NEP 1991 का न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, मतलब नई आर्थिक नीति। तो इस प्रश्न के लिए बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 102 कह रहा है मित्रों कि LPG नीति के 3 घटक हैं। ये LPG गैस की बात नहीं कर रहा है, LPG नीति की बात कर रहा है मित्रों। और LPG नीति के तीनों घटक कौन कौन से हैं? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, या फिर लेबर पॉलिसी गवर्नेंस, या फिर लोकल पब्लिक गवर्नमेंट, या फिर लीगल पॉलिटिकल ग्रोथ। क्या होगा मित्रों? तो इसमें होगा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 103 कह रहा है 1991 सुधारों के कारण किसकी भूमिका घटी? 1991 में जो आर्थिक सुधार हुआ उसके द्वारा किसकी भूमिका घटी है मित्रों? निजी क्षेत्र की भूमिका, या सार्वजनिक क्षेत्र की, या विदेशी क्षेत्र, या फिर सेवा क्षेत्र। कौन सा उत्तर सही होगा मित्रों? तो प्रश्न संख्या 103 में कह रहा है कि 1991 सुधार के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका घटी है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 104 कह रहा है इंपोर्ट लाइसेंसिंग किस सुधार के अंतर्गत समाप्त किया गया? इंपोर्ट लाइसेंसिंग क्या 1991 सुधार के अंतर्गत समाप्त हुआ, या 1980 सुधार, या 2000 सुधार, या 2014 सुधार? तो मित्रों इंपोर्ट लाइसेंसिंग को 1991 के सुधार के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया है। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 105 कह रहा है मित्रों कि 1991 सुधारों के बाद सबसे तेजी से किस क्षेत्र का विकास हुआ? कृषि का, या उद्योग, या सेवा क्षेत्र, या फिर खनन? किसका सुधार हुआ है मित्रों? तो 1991 सुधार के बाद में सेवा क्षेत्र का विकास बहुत तेजी के साथ हुआ है। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 106 कह रहा है कि 1991 सुधारों के कारण भारत किस संगठन का सदस्य बना? कौन से संगठन का सदस्य बना है मित्रों? WTO, या IMF, या फिर एशियान, या फिर सार्क? कौन से संगठन का सदस्य बना है मित्रों? तो ये बना है WTO, मतलब विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका सदस्य 1991 सुधार के कारण बना है। मित्रों 106 प्रश्न हो चुका है। एक बार आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और साथ ही इसे आप शेयर भी करते चलिए। प्रश्न संख्या 107 कह रहा है WTO की स्थापना कब हुई? यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग विश्व व्यापार संगठन कहते हैं, इसका स्थापना कब हुआ? 1985, या 1991, या 1995, या सन 2000? तो मित्रों WTO की स्थापना 1995 में होती है और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। प्रश्न संख्या 108 कह रहा है मित्रों 1991 सुधारों में इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग
किस क्षेत्र में समाप्त किया गया? अधिकांश उद्योगों में, या सभी उद्योगों में, या केवल कृषि में, या फिर केवल ऊर्जा क्षेत्र में? किसमें समाप्त किया गया है मित्रों? तो ये अधिकांश उद्योगों में समाप्त कर दिया गया है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 109 कह रहा है कि 1991 सुधारों के बाद भारत की विदेशी मुद्रा स्थिति में क्या हुआ? सुधरी है, या और बिगड़ी है, या फिर स्थिर रही है, या निर्यात घटा है? तो मित्रों 1991 सुधारों के बाद में भारत की विदेशी मुद्रा स्थिति में सुधार हुआ है। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 110 कह रहा है आर्थिक सुधारों के बाद सबसे बड़ा लाभ किसे हुआ? कृषि क्षेत्र में, या सेवा और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, या केवल उद्योग में, या फिर ग्रामीण क्षेत्र में? किसमें मित्रों लाभ हुआ है? तो उन आर्थिक सुधारों के बाद में सेवा और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सुधार हुआ है, इसलिए आप लोगों का बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 111 कह रहा है मित्रों कि भारत ने 1991 में IMF से कितनी स्वर्ण राशि गिरवी रखी थी? 10 टन, या 20 टन, या 47 टन, या फिर 67 टन? तो मित्रों 1991 में भारत ने IMF में 47 टन स्वर्ण मुद्रा या स्वर्ण राशि गिरवी रखी थी। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 112 कह रहा है मित्रों कि 1991 सुधारों में FDI का प्रवेश किस क्षेत्रों में किया गया? केवल कृषि में, या औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में, या फिर केवल ऊर्जा क्षेत्र, या केवल शिक्षा में? तो मित्रों 1991 सुधार में FDI प्रवेश औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में किया गया है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 113 कह रहा है कि 1991 सुधारों का एक नकारात्मक प्रभाव क्या था? बेरोजगारी बढ़ी है, या विदेशी मुद्रा संकट हुआ है, या फिर निर्यात घटा है, या औद्योगिक उत्पादन घटा है? कौन सा हानि हुआ था मित्रों? नकारात्मक प्रभाव मतलब हानि। तो 1991 सुधार के बाद में बेरोजगारी बढ़ी है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 114 कह रहा है कि 1991 सुधारों के बाद कर प्रणाली में किस पर जोर दिया गया? अप्रत्यक्ष कर, या फिर प्रत्यक्ष कर, या सीमा शुल्क, या फिर निर्यात शुल्क? तो मित्रों कर प्रणाली में 1991 के बाद में प्रत्यक्ष कर पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 115 कह रहा है कि 1991 सुधारों के बाद MRTP एक्ट को किससे प्रतिस्थापित किया गया? कंपटीशन एक्ट 2002, या इंडस्ट्रियल एक्ट से, या फिर फेमा एक्ट से, या फिर WTO एक्ट से? तो मित्रों 1991 सुधारों के बाद में MRTP एक्ट को कंपटीशन एक्ट 2002 से प्रतिस्थापित किया गया है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 116 कह रहा है कि फेमा का पूरा नाम है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, या फिर फॉरेन इकोनॉमिक मार्केट एक्ट, या फिर फेडरल इकोनॉमिक मैनेजमेंट एक्ट, या फिर फॉरेन एक्सपोर्ट मार्केट एसोसिएशन? तो मित्रों फेमा का पूरा नाम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है। ये प्रश्न आप लोगों का पेट में पूछा जा चुका है। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या
117 कह रहा है मित्रों कि फेमा किस वर्ष लागू हुआ? 1991 में या 1995 में या 1999 में या फिर 2001 में? तो मित्रों फेमा 1999 में लागू हुआ है। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 118 कह रहा है कि करेंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी कब लागू की गई? 1991 में या 1994 में या 1996 या 2000? तो मित्रों करेंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी 1994 में लागू किया गया है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 119 कह रहा है मित्रों कि 1991 सुधारों के बाद भारत की अर्थव्यवस्था को किस नाम से जाना गया? बंद अर्थव्यवस्था या खुली अर्थव्यवस्था या फिर साम्यवादी अर्थव्यवस्था या कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था? तो मित्रों 1991 सुधारों के बाद भारत की अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था के नाम से जाना गया। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 120 कह रहा है कि 1991 सुधारों के परिणाम स्वरूप भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी? अर्थव्यवस्था में मंदी में पाई गई या तेजी से बढ़ी या स्थिर रही या फिर घट गई? तो मित्रों 1900 सुधार के बाद में भारत की व्यवस्था तेजी से बढ़ी है अर्थव्यवस्था। तो बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मित्रों एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए जोरदार तरीके से और साथ ही साथ इसे आप शेयर भी कर दीजिए। प्रश्न संख्या 121 कह रहा है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? कौन सा मुख्य लक्ष्य था मित्रों? औद्योगिक विकास या कृषि विकास या सेवा क्षेत्र का विकास या फिर विदेशी व्यापार? तो मित्रों जो पहली पंचवर्षीय योजना चली है इसका प्रमुख लक्ष्य था कृषि में विकास करना। कृषि विकास था। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 122 कह रहा है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1948 में या 1950 में या 1952 में या फिर 1955 में? तो मित्रों जो योजना आयोग था योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 123 कह रहा है कि भारत ने किस मॉडल के आधार पर अपनी योजनाएं बनाई थी? कौन से मॉडल के आधार पर मित्रों? हेराल्ड डोमल मॉडल या महालनोबिस मॉडल या फिर केनसियन मॉडल या रिकार्डो मॉडल? तो मित्रों भारत ने अपनी योजनाएं पीसी महालनोबिस मॉडल के आधार पर यानी महालनोबिस मॉडल पर बनाया था। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 124 कह रहा है मित्रों कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना भारत में किस योजना में प्रतिपादित की गई थी? कौन सी योजना में मिश्रित अर्थव्यवस्था लाया गया था? प्रथम पंचवर्षीय योजना या फिर द्वितीय पंचवर्षीय योजना या तृतीय पंचवर्षीय योजना या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना? तो मित्रों मिश्रित अर्थव्यवस्था को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रतिपादित किया गया था। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 125 कह रहा है मित्रों कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग या फिर एमएस स्वामीनाथन या फिर वर्गीज कुरियन या फिर राजकृष्ण? तो देखिए मित्रों यहाँ पर आपसे भारतीय या विश्व के बारे में नहीं पूछा गया है और यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं कि इसमें नॉर्मन बोरलॉग जी हैं ये विश्व हरित क्रांति के जनक हैं। ये विश्व हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं और एमएस स्वामीनाथन जी भारतीय हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। एमएस स्वामीनाथन जी मित्रों किसके माने जाते हैं? भारतीय के। अब आपसे पूछा है कि हरित क्रांति का जनक कौन है?
तो जब भारतीय और विश्व के दोनों हैं और इसमें ये नाम नहीं लिया गया कि भारत के या विश्व के, तो आप विश्व वाले को बताएंगे नॉर्मन बोरलॉग को। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 126। 126 कह रहा है कि हरित क्रांति मुख्य रूप से किन फसलों में हुआ था? ज्वार एवं बाजरा में, या गेहूं एवं धान में, या फिर दालों में, या फिर गन्ना में? तो मित्रों हरित क्रांति मुख्य रूप से गेहूं एवं धान में हुआ था। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 127। 127 कह रहा है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति किस चीज़ से संबंधित है मित्रों? अनाज उत्पादन से, या दुग्ध उत्पादन से, या फिर मछली उत्पादन, या चीनी उत्पादन? तो मित्रों जो श्वेत क्रांति है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 128। 128 कह रहा है मित्रों कि ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? नॉर्मन बोरलॉग, या एम.एस. स्वामीनाथन, या वर्गीज कुरियन, या फिर पी.सी. महालनोबिस? तो मित्रों नॉर्मन बोरलॉग ने विश्व में हरित क्रांति की संकल्पना दिया था। एम.एस. स्वामीनाथन ने भारत में हरित क्रांति इन्हीं के नेतृत्व में शुरू हुआ था, एम.एस. स्वामीनाथन के नेतृत्व में ही। और वर्गीज कुरियन दुग्ध क्रांति के थे जनक, यानी इनके नेतृत्व में क्या हुआ था? ऑपरेशन फ्लड, जिसको हम लोग दुग्ध क्रांति भी कहते हैं, शुरुआत हुआ था। और पी.सी. महालनोबिस एक अर्थशास्त्री थे। तो यहाँ पर आपका सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार कब किया गया? 1949 में, या 1955 में, या 1969 में, या फिर 1980 में? तो मित्रों बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार 1969 में किया गया था। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 130। 130 कह रहा है मित्रों कि 1969 में कितने वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 10, या फिर 12, या फिर 14, या फिर 20? कुल कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था मित्रों 1969 में? तो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 131। 131 कह रहा है मित्रों कि 1980 में पुनः कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? भाई 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है 1969 में, और 80 में कितने का होता है? 5 का, या 6 का, या फिर 7 का, या फिर 8 का? तो मित्रों 1980 में पुनः 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 132। 132 कह रहा है मित्रों कि भारत में आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया किस वर्ष शुरू हुई? 1985 में, या 1989 में, या 1991 में, या फिर 1995 में? तो मित्रों जो आर्थिक उदारीकरण है, आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई है 1991 की आर्थिक नीति के बाद। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 133। 133 कह रहा है मित्रों कि 1991 के आर्थिक सुधारों के मुख्य स्तंभ कौन से थे? आर्थिक सुधारों का मुख्य स्तंभ कौन सा था मित्रों? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, या फिर हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, या पंचवर्षीय योजना, ग्रामीण रोजगार और शिक्षा, या फिर कर सुधार, सामाजिक सुधार और राजनैतिक सुधार? तो मित्रों 1991 में जो आर्थिक सुधार हुआ उसके मुख्य स्तंभ थे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, यानी ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 134। 134 कह रहा है कि भारत में रुपये का अवमूल्यन कब किया गया? अर्थात उसके मूल्य में कमी कब की गई? 1985 में, या 1991 में,
या फिर 1995 में या फिर सन 2000 में। तो मित्रों रुपये का, भारतीय रुपये का अवमूल्यन 1991 आर्थिक नीति के तहत विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए किया गया था। बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 135 135 कह रहा है कि WTO का गठन कब हुआ, मतलब विश्व व्यापार संगठन का गठन कब हुआ था? 1985 में या 1991 में या 1995 में या फिर सन 2001 में। तो मित्रों विश्व व्यापार संगठन का गठन 1995 में हुआ था। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 136 और 136 से पहले मित्रों एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ आप इसे शेयर भी कर दीजिए, और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। नया औद्योगिक नीति किस वर्ष लागू हुआ? 1985 में या फिर 1990 में या 1991 या फिर 1995। नए औद्योगिक नीति की बात हो रही है मित्रों, और ये लागू हुआ था 1991 में। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 137 कह रहा है कि 2014 के बाद आर्थिक सुधारों में सबसे बड़ा कर सुधार कौन सा था? आयकर सुधार या फिर GST या बैंकिंग सुधार या फिर प्रत्यक्ष कर संहिता। तो 2014 के बाद जो आर्थिक सुधार है मित्रों, आर्थिक सुधार में कर सुधार, सबसे बड़ा कर सुधार है GST को लागू किया गया और ये सबसे बड़ा कर सुधार हुआ। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 138 कह रहा है कि GST भारत में कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2016 को या फिर 1 जुलाई 2017 या फिर 15 अगस्त 2017 या फिर 26 जनवरी 2018। लागू कब हुआ है ये पूछा जा रहा है, और लागू हुआ है मित्रों 1 जुलाई 2017 को। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 139 कह रहा है कि GST को किस प्रकार का कर कहा जाता है? GST कैसा कर है मित्रों? प्रत्यक्ष कर या फिर अप्रत्यक्ष कर या फिर दोनों है या इनमें से कोई नहीं है। तो मित्रों जो GST है, GST को अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इस पर वस्तु एवं सेवा कर लगाया जाता है मित्रों, आपसे सीधे टैक्स के रूप में नहीं लिया जाता है। प्रश्न संख्या 140 कह रहा है मित्रों कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ? मेक इन इंडिया कार्यक्रम क्या 2012 में शुरू हुआ या 2014 में या फिर 2016 में या 2017 में? तो मित्रों मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 2014 में हुआ था। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 141 कह रहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान कब प्रारंभ किया गया था? 2014 में या 2015 में या 2016 में या फिर 2017 में? तो मित्रों जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम है, अभियान है, ये 2015 में शुरू हुआ। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 142 कह रहा है मित्रों कि भारत में FDI के संबंध में कौन सा कथन सही है? जैसे जो विदेशी कंपनियां यहाँ पर निवेश करती हैं उसे ही FDI कहा जाता है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? केवल सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश की अनुमति, या केवल कृषि क्षेत्र में निवेश की अनुमति, या अधिकतर क्षेत्रों में स्वतः मार्ग द्वारा निवेश संभव है, या केवल रक्षा क्षेत्र में अनुमति है मित्रों? तो कौन से क्षेत्र में है? तो मित्रों जो FDI है, FDI अधिकतर क्षेत्रों में स्वतः मार्ग द्वारा निवेश संभव है। सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 143
143 कह रहा है कि कृषि क्षेत्र में 1991 के बाद किसे बढ़ावा दिया गया, मशीनीकरण को या फिर निजी निवेश को या फिर संविदा खेती या उपरोक्त सभी। तो मित्रों 1991 के बाद में इसमें मशीनीकरण को भी कृषि क्षेत्र में बढ़ावा मिला, निजी निवेश को भी मिला और संविदा खेती को भी मिला। मतलब ये सभी विकल्प आपके सही हो जाएंगे। उपरोक्त सभी डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 144 कह रहा है मित्रों कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP घोषित करने वाली संस्था है। MSP मतलब जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसे कौन घोषित करता है, नीति आयोग या फिर भारतीय रिजर्व बैंक या फिर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग या फिर वित्त आयोग, कौन करता है मित्रों? तो भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है, घोषित करता है। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 145 कह रहा है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब प्रारंभ किया गया, 2013 में या 2015 में या 2017 में या फिर 2019 में। तो मित्रों प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का आरंभ 2015 में हुआ है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 146 कह रहा है मित्रों कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लागू किया गया, कब लागू हुआ फसल बीमा योजना, 2014 में या 2015 में या फिर 2016 में या 2017 में। तो मित्रों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरुआत हुआ है 2016 में। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 147 कह रहा है मित्रों कि भारत में स्टार्टअप इंडिया अभियान कब शुरू हुआ। स्टार्टअप इंडिया अभियान क्या 2016 में शुरू हुआ या 2015 में शुरू हुआ या 2014, 15, 16 या 17, किस में से शुरू हुआ है मित्रों? तो स्टार्टअप इंडिया अभियान की शुरुआत हुई है 2016 से। सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 148 कह रहा है मित्रों कि मुद्रा योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई। मुद्रा योजना क्या 2014 में प्रारंभ हुआ या 15 में या फिर 2016 या 2017। तो मित्रों जो मुद्रा योजना है ये शुरुआत हुआ है 2015 में। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 149 कह रहा है मित्रों कि भारतीय श्रम सुधारों का मुख्य उद्देश्य है। भारतीय श्रम सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या है मित्रों? श्रमिकों की छंटनी बढ़ाना या श्रमिकों को सुरक्षा एवं अवसर देना या फिर श्रमिक संघों को समाप्त करना या फिर श्रमिकों के अधिकार घटाना। तो मित्रों इसमें क्या हुआ है, भारतीय श्रम सुधारों का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों को सुरक्षा एवं अवसर देना है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 150 कह रहा है कि आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है, शिक्षा से या फिर स्वास्थ्य से या कृषि से या उद्योग से। तो मित्रों आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य से संबंधित है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 150 तक का हो चुका है मित्रों। एक बार सभी लोग क्लास को जोरदार तरीके से लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ इसे शेयर भी करते रहिए। प्रश्न संख्या 151 कह रहा है कि भारत में 1991 के आर्थिक सुधारों का मुख्य उद्देश्य था। कौन सा उद्देश्य था? समाजवाद की स्थापना या फिर पूंजीवाद को बढ़ावा देना या उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण या केवल सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार। तो मित्रों 1991 के आर्थिक सुधारों का मुख्य उद्देश्य था उदारीकरण, निजीकरण
और वैश्वीकरण, यानी सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 152 152 कह रहा है मित्रों कि भारत में औद्योगिक नीति संकल्प 1991 के अंतर्गत 1991 के अंतर्गत क्या हुआ? लाइसेंस राज समाप्त किया गया, या सार्वजनिक क्षेत्र को समाप्त कर दिया गया, या फिर कृषि का निजीकरण कर दिया गया, या विदेशी निवेश पर रोक लगा दी गई। तो मित्रों जो लाइसेंस राज था इसे 1991 औद्योगिक नीति संकल्प के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 153 कह रहा है मित्रों कि 1991 के बाद भारत की अर्थव्यवस्था को किस नाम से जाना जाने लगा? नियंत्रित अर्थव्यवस्था, या फिर उदारीकृत अर्थव्यवस्था, या पारंपरिक अर्थव्यवस्था, या मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मित्रों 1991 के बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था या उदारीकृत अर्थव्यवस्था के नाम से जाना गया है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 154 कह रहा है कि 1991 के सुधारों में IMF एवं विश्व बैंक ने भारत को कितनी सहायता प्रदान की थी? $1 बिलियन, या $2 बिलियन, या फिर $7 बिलियन, या $10 बिलियन। तो मित्रों 1991 के सुधारों के बाद में IMF यानी जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा फंड है, इसने भारत को दिया था $7 बिलियन की सहायता। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 155 कह रहा है कि 1991 के आर्थिक सुधारों में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र था? कृषि था, या उद्योग था, या फिर सेवा क्षेत्र, या विदेशी व्यापार। क्या था मित्रों? तो 1991 के आर्थिक सुधारों में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र था सेवा क्षेत्र। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 156 कह रहा है कि नई आर्थिक नीति का मुख्य नारा था। नई आर्थिक नीति का कौन सा मुख्य नारा था मित्रों? विकास सबका, या फिर गरीबी हटाओ, या फिर उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, या फिर आत्मनिर्भर भारत। तो मित्रों 1991 की नई आर्थिक नीति का मुख्य नारा था उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, यानी कि सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 157 कह रहा है मित्रों कि भारत में FDI को बढ़ावा देने के लिए 1991 में क्या कदम उठाए गए थे? शेयर बाजार बंद कर दिए गए, या विदेशी कंपनियों पर रोक लगा दी गई, या औद्योगिक क्षेत्रों में स्वतः अनुमोदन दिया गया, या फिर सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण पूरी तरीके से कर दिया गया। तो मित्रों FDI को बढ़ावा देने के लिए 1991 में औद्योगिक क्षेत्रों में स्वतः अनुमोदन दिया गया। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 158 कह रहा है मित्रों कि भारत ने WTO की सदस्यता किस वर्ष प्राप्त की? भारत ने कौन से वर्ष प्राप्त की मित्रों? 1991 में, या 1995 में, या सन 2000 में, या फिर सन 2005 में। तो मित्रों भारत ने 1995 में, अर्थात जब इसका स्थापना हुआ था, उसी समय WTO में सदस्यता प्राप्त कर ली थी। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 159 कह रहा है मित्रों कि 1991 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे तेजी से विकसित होने वाला क्षेत्र था? कृषि, या फिर सेवा, या फिर उद्योग, या फिर खनन। तो मित्रों 1991 के बाद अर्थव्यवस्था में सबसे तेजी से विकसित होने वाला क्षेत्र सेवा था। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 160 कह रहा है मित्रों
कि 1991 की नई औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र के कंपनियों की संख्या घटाकर कितनी कर दी गई थी। जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां मित्रों, उनकी संख्या घटा करके कितना किया गया, 20 या फिर 12 या फिर 15 या फिर 8। तो मित्रों इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की संख्या घटा करके किया गया था 12। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 161 कह रहा है कि 2014 के बाद भारत की आर्थिक नीति का मुख्य नारा क्या रहा। न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन, या गरीबी हटाओ, या फिर आत्मनिर्भर भारत, या फिर उदारीकरण। क्या हुआ था मित्रों, तो इसमें हुआ था न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 2014 की आर्थिक नीति का मुख्य नारा था। प्रश्न संख्या 162 कह रहा है मित्रों कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम क्या 2014 में प्रारंभ हुआ, या 2015 में, या फिर 2016 में, या फिर 2017 में। तो मित्रों मेक इन इंडिया कार्यक्रम 2014 में प्रारंभ हुआ है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 163 कह रहा है मित्रों कि मुद्रा योजना किससे संबंधित है। कृषि ऋण से, या सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम से, या फिर विदेशी निवेश से, या ग्रामीण विकास से। तो मित्रों जो मुद्रा योजना है ये सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम से है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 164 कह रहा है मित्रों कि प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य है डिजिटल लेन देन, या वित्तीय समावेशन, या फिर विदेशी निवेश, या कर सुधार। तो मित्रों जनधन योजना के अंतर्गत आप लोगों ने देखा होगा वित्तीय समावेश यानी खाते खुले हैं। सरकार का मकसद था कि प्रत्येक व्यक्ति को समावेशित करना बैंकों से, वित्तीय योजनाओं से, इसीलिए इसमें क्या होगा, वित्तीय समावेशन होगा। बी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 165 कह रहा है स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ। 2014 में, या 2015 में, या फिर 2016 में, या 2017 में। तो मित्रों स्टार्टअप इंडिया का शुभारंभ हुआ है 2016 में। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक बार मित्रों सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ शेयर भी जरूर करते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जोरदार तरीके से, और इसे लाइक भी कर दीजिए। 166 कह रहा है मित्रों कि डिजिटल इंडिया का प्रमुख उद्देश्य है इंटरनेट पर नियंत्रण, या तकनीकी का अधिक उपयोग कर शासन व सेवाओं को सुलभ बनाना, या फिर विदेशी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाना, या फिर केवल ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना। किसके बारे में बात किया गया मित्रों, तो इसमें तकनीकी का अधिक उपयोग करके शासन व सेवाओं को सुलभ बनाना। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 107 कह रहा है कि वस्तु एवं सेवा कर 167 कि वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी कब लागू हुआ। 1 अप्रैल 2016, या 1 जुलाई 2017, या 1 जनवरी 2018, या फिर 1 अप्रैल 2015। तो मित्रों जीएसटी लागू हुआ है 1 जुलाई 2017 से। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 168 कह रहा है कि जीएसटी को किस प्रकार का कर कहा जाता है। प्रत्यक्ष कर, या फिर अप्रत्यक्ष कर, या फिर पूंजीगत कर, या फिर संपत्ति कर। कैसा कर कहा जाता है मित्रों, तो जीएसटी को अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 169 कह रहा है मित्रों कि भारत में जीएसटी परिषद का अध्यक्ष
कौन होता है? जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है मित्रों? राष्ट्रपति होते हैं, या प्रधानमंत्री होते हैं, या वित्त मंत्री होते हैं, या फिर आरबीआई गवर्नर होता है? तो मित्रों जीएसटी परिषद का अध्यक्ष भारत में वित्त मंत्री होता है। जो भी वित्त मंत्री होता है वही जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 170 कह रहा है मित्रों कि जीएसटी परिषद में राज्यों की भागीदारी कितनी होती है? 25% या 50% या 75% या फिर 66%? मित्रों जीएसटी परिषद में कितनी होती है भागीदारी राज्यों की? तो 50% राज्य की भागीदारी होती है और 50% केंद्र की भागीदारी होती है। तो बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 171 कह रहा है कि जीएसटी कितने प्रकार के करों को सम्मिलित करता है? जीएसटी में कुल कितने प्रकार के कर सम्मिलित हैं? 10 हैं, या 15 हैं, या 17 हैं, या फिर 20 हैं? तो मित्रों जीएसटी में कुल मिलाकर के 17 प्रकार के करों को सम्मिलित किया गया है। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 172 में कह रहा है मित्रों कि भारत में एक देश एक कर एक बाजार का नारा किससे जुड़ा हुआ है? बैंकिंग सुधार से, या फिर जीएसटी से, या एफडीआई नीति से, या हरित क्रांति से? तो मित्रों एक देश एक कर एक बाजार का नारा जुड़ा है जीएसटी से। जीएसटी से आपका जुड़ा हुआ है मित्रों, और इसलिए आपका यहाँ पर बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 173 कह रहा है कि जीएसटी लागू करने हेतु भारत के संविधान में कौन सा संशोधन किया गया? अर्थात कौन से संशोधन के तहत इसको लाया गया था मित्रों? 100वां संशोधन, या फिर 101वां संशोधन, या 102वां संशोधन, या 103वां संशोधन? तो मित्रों जीएसटी को लागू करने के लिए 103वां संशोधन किया गया था संविधान में। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 174 से के बारे में कह रहा है कि जीएसटी लागू होने से पहले सेवा दर की रेट कितनी थी? 10% था, या 12%, या 14%, या फिर 15%? तो मित्रों जीएसटी लागू होने से पहले सेवा कर की दर 15% थी। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 175 कह रहा है कि भारत में ई वे बिल प्रणाली किससे संबंधित है? कृषि उत्पादन से, या वस्तुओं की ऑनलाइन ट्रैकिंग से, या बैंकिंग सुधार से, या फिर डिजिटल इंडिया से? तो मित्रों 175 प्रश्न कह रहा है कि जो भारत में ई वे बिल है इसकी प्रणाली संबंधित है वस्तुओं की ऑनलाइन ट्रैकिंग से। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 176 कह रहा है मित्रों कि कृषि सुधार 2020 के अंतर्गत कुल कितने अध्यादेश लाए गए? अध्यादेश कितने लाए गए मित्रों? 1, या फिर 2, या 3, या फिर 4? तो मित्रों इसके अंतर्गत कुल मिलाकर के 3 अध्यादेश लाए गए हैं। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 177 कह रहा है कि कृषि सुधार कानूनों का मुख्य उद्देश्य था किसानों को अधिक कर देना, या फिर कृषि उपज की स्वतंत्र बिक्री, या फिर विदेशी निवेश पर रोक, या फिर एमएसपी समाप्त कर देना? तो कृषि सुधार कानूनों का जो मुख्य उद्देश्य था मित्रों ये क्या था? कृषि उपज की स्वतंत्र बिक्री। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कृषि सुधार के लिए कृषि सुधार का क्या था कि कृषि उपज की स्वतंत्र बिक्री। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 178 कह रहा है कि श्रम सुधार 2020 में कुल कितने श्रम कोड बनाए गए? 2,
या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5, कुल कितने बनाए गए हैं मित्रों? श्रम कोड की बात हो रही है तो कुल 4 श्रम कोड बनाए गए हैं श्रम सुधार 2020 में। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 179 कह रहा है मित्रों, भारतीय श्रम संहिता 2020 में सम्मिलित प्रमुख कोड कौन से हैं? भाई जो 4 कोड बने हैं वो कौन से हैं? मजदूरी, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा, व्यावसायिक सुरक्षा, या फिर मजदूरी, कृषि, व्यापार और उद्योग, या मजदूरी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा, या फिर केवल सामाजिक सुरक्षा। तो मित्रों भारतीय श्रम संहिता 2020 के अनुसार इसमें सम्मिलित है मजदूरी, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और व्यावसायिक सुरक्षा, यानी कि ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 180 कह रहा है मित्रों कि 2016 में विमुद्रीकरण का उद्देश्य था विदेशी निवेश रोकना, या भ्रष्टाचार, काले धन और आतंकवाद पर रोक लगाना, या फिर जीडीपी घटाना, या फिर गरीबी बढ़ाना। 2016 में जो विमुद्रीकरण का उद्देश्य हुआ है, अर्थात विमुद्रीकरण मतलब मुद्रा को बदला गया है। आप लोगों ने देखा था 500 और 1000 की नोटें बंद हो गई थी, तो उसका उद्देश्य था मित्रों कि भ्रष्टाचार, काले धन और आतंकवाद पर रोक लगाना। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 181 कह रहा है मित्रों कि नोटबंदी के समय कितने मूल्य वर्ग के नोट बंद किए गए? 100 और 500, या फिर 500 और 1000, या 1000 और 2000, या फिर 500 और 50 और 500। तो मित्रों उस समय नोटबंदी के समय में 500 और 1000 के नोट को बंद किया गया था। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 182 कह रहा है कि नोटबंदी की घोषणा किस तिथि को हुई थी? 31 दिसंबर 2016, या 8 नवंबर 2016, या फिर 1 जनवरी 2017, या फिर 15 अगस्त 2016। तो मित्रों नोटबंदी की घोषणा होती है 8 नवंबर 2016 को रात 9 बजे से। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 183 कह रहा है मित्रों कि आर्थिक सुधारों में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड यानी आईबीसी कब लागू हुआ? 2014 में, या 2015 में, या फिर 2016 में, या फिर 2017 में। तो मित्रों इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड यानी आईबीसी लागू होता है 2016 से। आप लोगों का सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 184 कह रहा है मित्रों कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई? नीति आयोग की स्थापना क्या 2013 में हुई, या 2014 में, या 2015 में, या 2016 में? तो मित्रों जो नीति आयोग बनाया गया, नीति आयोग की स्थापना होती है 2015 से ही शुरू होता है। योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग बनाया जाता है। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 185 कह रहा है मित्रों कि नीति आयोग का पूर्ण रूप है, मतलब पूरा नाम क्या है नीति आयोग का? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, या नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर टेक्नोलॉजी इन इंडिया, या नेशनल इंडियन ट्रेड इंस्टीट्यूट, या फिर नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट। तो मित्रों नीति आयोग का पूर्ण रूप है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 185 तक हो चुका है मित्रों। एक बार जोरदार तरीके से आप सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए, और हाँ क्लास समाप्त होने के बाद सभी लोग कमेंट में अपनी विचारधाराएं जरूर बताया करें। बच्चों नीति आयोग किसकी जगह पर स्थापित किया गया? नीति आयोग की स्थापना किसकी जगह पर हुआ? वित्त आयोग की जगह पर, या फिर योजना आयोग की जगह पर, या निर्वाचन आयोग,
या फिर यूपीएससी। तो मित्रों नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग की जगह पर हुआ था। योजना आयोग को समाप्त किया गया और उसकी जगह पर नीति आयोग किया गया। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। 187 प्रश्न संख्या 187 कह रहा है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष कौन होता है मित्रों? तो जो नीति आयोग होता है इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और प्रधानमंत्री ही योजना आयोग का भी अध्यक्ष होता था। तो बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 188 188 कह रहा है मित्रों कि अटल इनोवेशन मिशन किस संस्था के अंतर्गत चलाया जाता है? वित्त आयोग या नीति आयोग या आरबीआई या फिर सेबी। अटल इनोवेशन मिशन मित्रों नीति आयोग के अंतर्गत चलाया जाता है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 189 कह रहा है कि भारत की मेक इन इंडिया पहल का प्रतीक क्या है? जो मेक इन इंडिया है इसका चिन्ह क्या है मित्रों? शेर है या फिर हाथी है या फिर सिंह है या फिर बाघ है? क्या है मित्रों? तो मेक इन इंडिया पहल का जो प्रतीक चिन्ह है वो शेर है, यानी कि ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 190 कह रहा है मित्रों कि 2016 में भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? रेलवे सुधार से या सड़क विकास से या कृषि सुधार से या फिर शिक्षा सुधार से? भारतमाला कार्यक्रम मित्रों ये पूरे भारत को जोड़ने की बात हो रही है। माला में क्या करते हैं? एक एक मनके को जोड़ा जाता है। भारतमाला कार्यक्रम भारतमाला परियोजना संबंधित है सड़क विकास से। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 191 कह रहा है कि सागरमाला परियोजना किससे संबंधित है मित्रों? बंदरगाह विकास से या जल संरक्षण से या फिर शिक्षा से या ऊर्जा से? भारतमाला विकास जो हुआ है वो तो सड़क से है और सागरमाला परियोजना तो जाहिर सी बात है सागर के तट पर क्या होते हैं? बंदरगाह। तो ये बंदरगाह के विकास से संबंधित है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 192 कह रहा है मित्रों कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू किया गया था? किसान सम्मान निधि योजना का आरंभ कब हुआ था मित्रों? 2017 में या फिर 2018 में या 2019 में या 2020 में? तो मित्रों जो किसान सम्मान निधि है इसका आरंभ हुआ था 2019 से। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 193 कह रहा है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? उज्ज्वला योजना क्या ये जल से संबंधित है या गैस कनेक्शन से या फिर बिजली से या डिजिटल सेवाएं? तो मित्रों उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? गैस कनेक्शन से संबंधित है। बी वाला विकल्प आपका 193 के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 194 कह रहा है मित्रों कि आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ कब हुआ? आयुष्मान भारत योजना का संबंध किससे है? कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या 2016 से शुरू हुआ या 2017 या 2018 या फिर 2019? तो मित्रों आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ हुआ है 2018 से। सी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। और आयुष्मान भारत योजना जो है इसका संबंध है स्वास्थ्य से। प्रश्न संख्या 195 कह रहा है मित्रों कि आयुष्मान भारत योजना का दूसरा नाम है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या फिर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन या फिर आधार स्वास्थ्य मिशन? क्या है इसका मुख्य दूसरा नाम मित्रों? तो आयुष्मान भारत योजना का दूसरा नाम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 196 कह रहा है मित्रों कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? 2014 में या 2015 में या 2016 में या फिर 2017 में? किस वर्ष से शुरू हुआ मित्रों? तो जो प्रधानमंत्री कौशल विकास मिशन है इसका शुभारंभ हुआ है 2015 से। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 197 कह रहा है मित्रों कि ई नाम योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? ई नाम योजना क्या शिक्षा से संबंधित है, कृषि विपणन या डिजिटल बैंकिंग या फिर जीएसटी? तो मित्रों जो ई नाम योजना है, ई नाम योजना संबंधित है कृषि विपणन से। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 198 कह रहा है मित्रों आत्मनिर्भर भारत पैकेज अर्थात योजना, आत्मनिर्भर भारत योजना की घोषणा किस वर्ष की गई? 2019 में या 2020 में या 2021 में या फिर 2022 में? तो मित्रों आत्मनिर्भर भारत योजना की घोषणा किया गया था 2020 में, कोरोना काल में, याद होना चाहिए। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 199 कह रहा है मित्रों कि आत्मनिर्भर भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य है विदेशी निवेश रोकना या घरेलू उत्पादन और आत्मनिर्भरता बढ़ाना या सार्वजनिक क्षेत्रों को समाप्त करना या कर दरें कम करना? तो मित्रों आत्मनिर्भर भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य है घरेलू उत्पादन और आत्मनिर्भरता बढ़ाना, यानी बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 200 कह रहा है मित्रों कि भारत में वर्तमान समय में आर्थिक सुधारों का प्रमुख लक्ष्य क्या है? पूंजीवाद की स्थापना या समाजवाद की वापसी या फिर समावेशी और सतत विकास या केवल निजी क्षेत्र? मित्रों समावेश मतलब सबको सम्मिलित करना और सतत मतलब निरंतर। तो भारत में वर्तमान समय में जो आर्थिक सुधारों का उद्देश्य है वो है समावेशी और सतत विकास, यानी सभी प्रकार से निरंतर विकास होता रहे। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से मित्रों हम लोगों ने 200 प्रश्न देख लिए हैं और ऐसे ही प्रश्नों की सीरीज पाने के लिए, ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्लासेस को पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्लास को लाइक कीजिए, इसे आप अपने मित्रों के पास में शेयर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर कोई सुझाव है तो उसे भी बताएं और अगला क्लास किस टॉपिक पर होना चाहिए इसके बारे में भी बताएं। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।